हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं BHIC 133 की जो हिस्ट्री है। हमारी ये किताब है हिस्ट्री का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम पूरी बुक कंप्लीट करने वाले हैं। ये है वन शॉर्ट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम पेपर तो आने वाले हैं, पेपर तो हमारा कल है परसों है, या फिर अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पेपर को, तो प्लीज़ एक छोटी सी वीडियो से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। बिल्कुल बच्चों, तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी हिंदी भाषा में और बहुत सरल शब्दों में। तो मैं तुम्हें सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूँगी कि तुम्हें जितना मैं पढ़ा रही हूँ वही पढ़ लेना, और इतना ही जितना मैं पढ़ा रही हूँ वही पढ़ना, और यही सारी जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ 100% यही आएंगी, ठीक है। तो तुम ये मान के चलो 100 में से 90% क्यों इतना नंबर काटता है, तब भी तुम्हारा 90 तो लेकर आओगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो हो सकता है कि अभी सब बच्चों को थोड़ा सा ब्लर दिखे, कोई बात नहीं, आगे सारा क्लियर है। तो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। मैं एकदम अच्छा वाला कर देती हूँ मार्कर। तो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इतिहास लेखन की प्रवृत्ति। देखो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अरबी फ़ारसी, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से पूरा चैप्टर है, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि देखो पूरी वीडियो में मैं तुम्हें पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगी, तो तुम्हें जो फोकस करना है वो इनके शब्दों पे नहीं, मेरी बातों पे करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे अरबी भाषा। अब देखो, और फ़ारसी भाषा। देखो भाषा तो हमारी दुनिया में बहुत सारी है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, इसके अलावा हमारी फ्रेंच, बहुत सारी भाषा है पूरी दुनिया में। लेकिन इधर हम अरबी और फ़ारसी भाषा ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्या तुम्हारे दिमाग में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कैसे आएगा। बुक भी पहली बार खोली हमने ना। देखो सबसे पहले हम अरबी भाषा की बात करेंगे। अरबी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है अरबी इसलिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि जितने भी ऐतिहासिक परंपरा है, जितने भी हमारे ऐतिहासिक लिखो, इधर लिखा भी है, जितने भी ऐतिहासिक लेख हैं सबसे पहले वो अरबी में ही लिखे गए थे, ठीक है। हमारे पास जो उपलब्ध है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो जितने भी सबसे पहले जो अरबी लेखन लिखे गए हैं वो अरबी में लिखे गए हैं, इसलिए अरबी भाषा ज़रूरी है। अब जो अरबी भाषा लिखी गई थी इसमें क्या था, इसमें जो पवित्र कुरान है, इधर लिखा भी कहीं होगा, ठीक है। वैसे मैं इधर लिखा हुआ ज़्यादा तुम फोकस मत करना। तो इसके अंदर जो पवित्र कुरान है उसको भी मौलिक रूप से जो पवित्र, ठीक है, जो कौन है, पवित्र कुरान है, कुरान को भी मौलिक रूप से कलमबंद किया गया। कलमबंद पता है, को भी कुरान ली और उसको इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करके उसकी जितनी भी परंपराएं थी, देखो हर तुम जितने भी तुम ग्रंथ उठा लो, हर किसी में परंपराएं होंगी, है ना। तो पवित्र कुरान को लिया, उसको इकट्ठा किया, उसकी जितनी भी परंपराएं थी उनकी मौलिक रूप से छानबीन करी गई, ठीक है, कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। और उसके बाद जो फिर इतनी मोटी किताब है तो वो इतनी से निकल गई, और ये जो बातें हमारी निकली इसे ही बोला गया है इसनाद। क्या बोला गया है? इसनाद। इसनाद देखो ये भी लिखा है, इसनाद इसे बोला गया था, ठीक है। देखो इधर बोला भी गया है, तुम्हें समझ आ गया होगा वैसे तो, ठीक है। पवित्र कुरान जो है उसको मौलिक रूप से कलमबंद की गई है ताकि पवित्र सत्य को जाना जा सके, इसे इसनाद बोला। अब मैंने बोला अरबी भाषा इम्पॉर्टेंट क्यों है। बेटा अरबी भाषा में सबसे पहले एक भाषा है, इसमें सबसे पहले ऐतिहासिक साहित्य लिखे गए थे, ठीक है, ऐतिहासिक साहित्य लिखे गए थे। इसके अलावा इसमें सबसे पहले राजा के बारे में लिखा जाता था, किताब में राजा के बारे में, लोगों के बारे में, राजा लोग कैसे थे, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारी सेना कैसी होती थी, मतलब सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक संस्कृत धार्मिक। मान लो तुमने एक किताब लिखी और तुमने एक किताब लिखी और जो भी तुम आसपास पे देख रहे हो कि भाई हमारी सोसाइटी ऐसे है, हमारे धर्म में, हमारे यहाँ पे इतने सारे धर्म है, इतने रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी अरबी में शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में। देखो जैसे कुछ चीज़ होती है, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो किसी में एटीट्यूड होता है, जब हम उसमें बढ़ जाते हैं तो हमारे में एक एटीट्यूड आ जाता है। ऐसे ही शुरुआत में अरबी में सब लोगों के बारे में लिखा जाता था, बिना धर्म जाने, बिना कुछ पहचाने, ठीक है, भेदभाव किए सबके बारे में लिखा जाता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद यहाँ पे सिर्फ राजा के बारे में लिखा जाने लग गया, केवल राजा लिखा मैंने,
राजा मेरा मान लो मैंने किसी एक राजा को चुन लिया, जैसे तुमने देखा होगा प्रशस्ति होती है ना, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, राजा, एक ही राजा के बारे में लिखा गया कि ये वाला राजा है, मान लो समुद्रगुप्त है, उसके बारे में लिखा कि हमारा एक राजा है, इसका उत्तराधिकारी ये है, हमारे राजा ने ये चीज़ों का निर्माण कराया है, ये इस धर्म का पालन करता है, इसने इन मंदिर का निर्माण करा है, इसने ये इतनी भूमि दान में दी है, इसने इतने युद्ध लड़े हैं, इतना जीता है, हमारे राजा ने किस तरीके से नेतृत्व किया था लड़ाई में, और किस तरीके से दुश्मन को हरा दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। ठीक है, इसके अलावा मेरे राजा के जो है, राजा का दरबार ऐसा है, उसमें त्योहार ऐसे बनाए जाते हैं। तो जितनी भी राजा की प्रशस्ति थी उसमें सब कुछ चीज़ें इसमें ये लिखी गई। अब अगर तुम्हें कोई पूछे क्या तुम अरबी के बारे में बता सकते हो, तो तुम बोलना हाँ, हम बिल्कुल अरबी में बता सकते हैं, क्योंकि अरबी एक ऐसी भाषा थी कि शुरुआत में तो अरबी में राजा से लेकर लोगों तक सब कुछ लिखा जाता था, लेकिन बाद में केवल एक राजा के बारे में ही लिखा जाने लग गया था। तो ये हमारा है इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसके बाद बेटा हम आते हैं फ़ारसी इतिहास के बारे में। फ़ारसी में क्या है, देखो सबसे पहले अरबी में लिखा गया होता है कि पहले हम कुछ बोलते हैं, हमारी बोलियां बदलती हैं। पहले ना अरबी का वर्चस्व था, लेकिन धीरे धीरे फ़ारसी भाषा का वर्चस्व आ गया था, और फ़ारसी भाषा के अंदर, ठीक है, फ़ारसी भाषा का वर्चस्व आया था, और फ़ारसी भाषा में सारे ग्रंथ वगैरह चीज़ें लिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन फ़ारसी में जब लिखनी शुरू हुई थी तो राजा के बारे में ही लिखा, शुरुआत से ही। इसमें पहले लोगों के बारे में लिखा जाता था, और फिर बाद में सबके बारे में, फिर धीरे धीरे राजा हो गया था। ठीक है, लेकिन फ़ारसी भाषा में शुरुआत से ही हम राजा के बारे में ही लिखते थे, और राजा की चीज़ें ही लिखते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, परिवर्तन है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो देखो, तुम्हें दो लोगों के नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं फ़ारसी भाषा में। ठीक है, फ़ारसी भाषा में तुम्हें दो लोगों के नाम याद रखने हैं। पहला, मैं जो करा रही हूँ ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, नोट्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बुक पढ़ोगे तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि पूरी बुक नहीं आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आएंगी। इसके अलावा दो लोगों के नाम याद रखने हैं, जिसका नाम है मिनाज ए सिराज जूजानी, और दूसरा है जिसका नाम है जिलाउद्दीन मकबनी। ठीक है, तो ये दो लोगों के नाम याद रख लेना, और इनकी किताब मिनहाज सिराज ने लिखी है तबकाते नसरी, और इसने लिखी है जो जियाउद्दीन बर्नी है, इसने लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। इसके अलावा जो मिनाज है सिराज है, इस टाइम पे था सूफ़ी संत का टाइम, सूफ़ी संत, ठीक है, सूफ़ी सफ़ी। इसके अलावा चिश्ती का टाइम पीरियड रहा था, और तुम्हें पता है सूफ़ी संती कितना फेमस था चीज़ें, है ना। अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, कभी किताब उठाई होगी 8वीं से लेके 12वीं तक, या फिर 11वीं 12वीं में भी हम पढ़ते हैं, 12वीं की किताब में भी पढ़ते हैं। मेरे पास तो नहीं थी 12वीं में हिस्ट्री, नहीं थी, बट मैंने पढ़ी है। तो फिर देखो, तब भी तुम सूफ़ी चिश्ती के बारे में पढ़ते हो। नायना अल्वार, पता है ना, दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ था, वो सारी चीज़ें यही हैं। तो देखो, सूफ़ी संत वगैरह हुआ करते थे, और मिनाज सिराज के टाइम पे था, लेकिन इसने कुछ भी उनके बारे में नहीं लिखा, बस राजा लिखा। मैंने बताया था ना, जो फ़ारसी वाला ग्रंथ है, इसमें शुरुआत से ही राजा के बारे में ही लिखा गया है, और कुछ लिखा ही नहीं है। तो इससे तो बिल्कुल भी कुछ लिखा ही नहीं, बस राजा त्योहार दरबार, है ना। लेकिन जो जियाउद्दीन मकबनी है, इसने सूफ़ी संत चिश्ती के बारे में कुछ बहुत लिखा है, लेकिन जो एकदम नीचे लोग होते थे ना, जो जन्म लेते थे एकदम गरीब परिवार में या फिर नीची जाति में, उनसे ये नफ़रत करता था। लेकिन जो नीचे से एकदम टॉप पे जाते थे ना, उनके बारे में भी इसने लिखा है। समझ आया? तो ये था हमारा, ठीक है, फ़ारसी और अरबी। इसके अलावा तुम्हें ये बात याद रखनी है कि अरबी, पहले हमारी अरबी परंपरा चलती थी, धीरे धीरे फ़ारसी चलने लग गई। चचनामा जो एक किताब है, एक बहुत फेमस है, ये भी किस में लिखी गई है, अरबी शैली में लिखी गई है। ठीक है, इतना तुम याद करके इतना ही लिख के आना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दिल्ली
सल्तनत के बारे में। देखो अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत तो हमें पता चलेगा कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का अगर तुम नाम याद रखो तो सबसे पहले जो इसमें दिल्ली सल्तनत में जो इतिहास लिखा है या फिर जो चीज़ें लिखी हैं वो सबसे पहले हसन निजामी में लिखी है। हसन निजामी ने लिखी है ताजुल मसीर। तो ये रहा नाम, हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मसीर नाम की किताब लिखी है। इसने लिखा है, देखो छोटे छोटे नाम है, तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम सोचो कि हम नाम ही याद ना रखें तो भाई नाम तो ज़रूरी है, फिर लिख के क्या होगे, है ना। नाम एक बार पढ़ लेना, 2-3 बार लिखना ट्राई करना, आ जाएगा, याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हसन निजामी बात करते हैं। हसन निजामी ने ताजुल मसीह नाम की किताब लिखी है और ये जो ताजुल मसीह लिखी है इसने बताया कि दिल्ली सल्तनत के लोग किस तरीके से हराते हैं और किस तरीके से शासन करते हैं और किस तरीके से पूरा जो साम्राज्य है वो बना देते हैं, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, तो ये बताते हैं, ठीक है। हसन निजामी ने ये चीज़ बताई हुई है। इसके बाद देखो आधिकारिक इतिहास कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा मिनहाज सिराज जूजे जानी, देखो मैंने अभी बताया था कि जो फ़ारसी वाली किताब है वो मिनहाज सिराज जूजे जानी ने लिखी है, ठीक है। कौन सी लिखी है, तबकाते फ़िरोज़ शाह, ठीक है, फ़िरोज़ शाह की किताब लिखी है इसने। इसके अलावा ये इसका नाम इसमें भी आता है, दिल्ली सल्तनत में भी आता है। दिल्ली सल्तनत में इसने किताब लिखी है जिसमें ये आदम से शुरू करता हुआ कहाँ तक जाता है, खलीफाओं तक जाता है, ठीक है। देखो आदम से शुरू करता है, अपनी एक किताब लिखता है ये। देखो ये किताब का नाम है, इसकी किताब का नाम मत याद रखना, मैं नहीं कह रही मत याद रखना, बस ये याद रखना है कि मिनहाज सिराज जूजे जानी जो है यह एक किताब लिखता है। इसमें ये आदम से शुरू करता हुआ पवित्र खलीफाओं तक जाता है और प्रत्येक के बारे में अलग से लिखता है। खलीफा पता है ना कौन है, मुसलमानों के नेता है जो कहाँ पे रहते हैं, तुर्की में रहते हैं, इसलिए तुर्की को, ठीक है। तो ठीक है, प्रत्येक वंश के लिए एक अलग अध्ययन समर्पित है, हर एक किसी के बारे में अलग से बताया हुआ है। इसके अलावा तुम्हें दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो का नाम याद रखना है। किसका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये भी एक व्यक्ति होते हैं जो किसके बारे में, दिल्ली के बारे में, ठीक है। हाँ तो देखो अमीर खुसरो का तुम्हें नाम याद रखना है। अमीर खुसरो जो होते हैं ये भी एक व्यक्ति होते हैं और ये भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, उनकी उपलब्धियाँ, दरबार त्योहार, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। इसके अलावा तुम्हें एक और नाम याद रखना है जिसका नाम है, तो अमीर खुसरो, ठीक है, अफ़ीफ़ का नाम याद रखना है। इनका नाम था शाम्स सिराज अफ़ीफ़। जो अफ़ीफ़ है ये भी तारीख़ फ़िरोज़ शाह के बारे में लिखते हैं। ये बताते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, ठीक है। ये बताते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाह के बारे में लिखते हैं। 5 किस्बे और 18 भागों में ये बटी हुई है। तुम ये लिख लेना बस, 5 तारीख़ फ़िरोज़ शाह या 5 भागों में बटी हुई है। इसके अलावा ये बताते हैं कि किस तरीके से तैमूर के हाथों से दिल्ली सल्तनत के लोग, कि किस तरीके से तैमूर के हाथों से दिल्ली सल्तनत के लोग हार जाते हैं। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में बताता है, क्योंकि नाम ही है तारीख़ फ़िरोज़ शाह, फ़िरोज़ शाह को समर्पित किताब है। उनका दरबार, कार्य, प्रशासन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दे रहा है। इसके साथ साथ ये उनके भ्रष्टाचार के बारे में, राजस्व के बारे में भी बहुत सारी जानकारी देता है जो हमें कभी भी नहीं मिलती। देखो तुम्हें मैं अगर हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये तैमूर के हाथों पराजय के कारण, देखो ये रहा भ्रष्टाचार के बारे में बताता है, उनकी बहुत सारी उपलब्धियों को भी ये बताता है, ठीक है। तो देखो ये वाला टॉपिक हो चुका है और अगर कुछ समझ जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। फिर देखते हैं जियाउद्दीन बर्नी। देखो अभी हमने जियाउद्दीन बर्नी देखा था, तो जियाउद्दीन बर्नी है, बहुत रेयर किताब है, बहुत अच्छे थे इनकी, हम किताब पढ़ते तो हम इनकी विद्वानता को बता देते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने बेसिकली जो किताब लिखी थी उसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही इन्होंने लिखी है। इसके अलावा ये देखो ये हमें दिल्ली जो बर्नी है वो बताते हैं कि जो दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी है ना, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो किस तरीके से दिल्ली पे, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो किस तरीके से दिल्ली पे नियंत्रण करता है और किस तरीके से वो दिल्ली के बाज़ार पे नियंत्रण करता है, उसके बारे में ये अच्छे से बताता है।
इसके अलावा उनकी उपलब्धि बताता है कि एक सीढ़ी की दीवार होती है, एक सीढ़ी की दीवार है, उस पर किलेबंदी करी हुई है। जामा मस्जिद सबको पता होगी, जामा मस्जिद है, सीढ़ी की दीवार पे किलेबंदी कर रखी है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी है। देखो सीढ़ी की दीवार पे किलेबंदी, जामा मस्जिद, कई शहर, किस्म, बहुत सारी चीज़ें इनकी है। इसके अलावा बताता है कि राजा शरिया के हिसाब से चलता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पूरा शरिया के हिसाब से चलता है, इसकी आलोचना भी करता है। इसके अलावा ये अफ़गानपुरा की त्रासदी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, प्रशासन के बारे में बहुत सारी कारीगर बाज़ार बताता है। इसके अलावा एक होता है अफ़गानपुरा की त्रासदी होती है, यानी कि अफ़गानपुरा का एक शासक वगैरह होता है, एक आदमी होता है जो कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था, मोहम्मद तुगलक। तो जो बताता है, ठीक है, तो जो हमें बताता है कि वो आदमी जो होता है वो कहता है कि मोहम्मद, तो जो अफ़गानपुरा की त्रासदी में ये बताती है कि एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि उसके जो पिता की मृत्यु का कारण है वो मोहम्मद तुगलक है, कि मोहम्मद तुगलक ने ही उसके पिता को मारा है। लेकिन जियाउद्दीन बनी कहते हैं नहीं, एकदम गलत है, मोहम्मद तुगलक एक पवित्र मुसलमान है, ये सैयद की हत्या करते टाइम नहीं कतरा था, लेकिन उसके पिता को वो उसने नहीं मारा है। जो मोहम्मद तुगलक है, जो बर्नी है, वो मोहम्मद तुगलक के 17 साल उसने एक सलाहकार के रूप में काम करा है। उसे पता है वो कैसा है, वो नहीं मार सकता, ये झूठा आरोप लगा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक की बहुत तारीफ़ करता है कि ये 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, इसके पास आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा शासक है। इसकी जो नीतियाँ हैं, ठीक है, इसने जितनी भी नीतियाँ बनाई थी वो इसलिए कामयाब नहीं हो पाई कि लोगों ने उसे नहीं समझा, ठीक है, मतलब इसकी नीतियाँ, जो इसने नीति बनाई थी मोहम्मद तुगलक ने जितनी भी नीतियाँ बनाई है, उसकी जो नीतियाँ, ठीक है, उसने जो नीतियाँ बनाई थी, देखो बेटा मेरे को ऊपर ऊपर से पढ़ाना पड़ेगा, ऊपर से नहीं। अगर मेरी तुम एक एक चैप्टर की वीडियो देखो उसमें भी मैं यही पढ़ा रही हूँ और पूरी वीडियो में भी मैं यही पढ़ा रही हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज़ है उस पर तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। तो ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो उसके पिता की मृत्यु के कारण बनता है अफ़गानपुरा की। तो ये कहता है कि उसकी जो नीति है वो इसलिए विफल हो गई है क्योंकि लोगों ने उसकी इतनी विकास वाली नीति थी उसको सपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, मतलब तुमने बिजनेस शुरू किया, तुम्हारा नहीं चला, तो ये बात नहीं है तुमने अच्छी चीज़ें नहीं अपनाई थी, तो ये है कि लोगों ने ख़रीदा ही नहीं इतने अच्छे प्रोडक्ट को, है ना, लोगों का नुकसान हुआ। तो देखो ये चीज़ इसने बोली गई है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक पता चल गया। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति है, लौकिक शक्ति है, पवित्र खलीफा है, बहुत तारीफ़ करता है कि भाई दुनिया में सबसे अच्छा शासक है और एक अच्छा राजा वही होता है जो क्या हो, एक ईश्वर की जो परछाई है ना वो है, मतलब इस तरीके से उसकी तारीफ़ करता है ये, ठीक है। तो ये 1 मिनट बेटा, ओके। तो देखो मैंने जैसे ये सारी तुम्हें चीज़ें देख लेनी है कि ये सारी चीज़ें यही लिखी है कि किसी की हत्या करते टाइम नहीं खतरा आता, और यही सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई है। उसके बारे में हम देखते हैं मुग़ल। अगले देखो मुग़ल के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो वेदांत या फिर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अकबर के टाइम पे लिखी गई है। और अकबर के नाम पे एक नाम याद रख लेना कि अकबर में लिखी है मिनहाज सिराज ने, ठीक है। जब भी अकबर का नाम है तो एक क्या नाम याद रखना है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है, ठीक है, मिनहाज सिराज ने। मिनहाज सिराज तो मैंने बताया था ना, अभी अभी बता के आई थी, बताओ कौन सा लिखा था, फ़ारसी लिखी है, ठीक है, पीछे पढ़ोगे तो फ़ारसी पता चलेगा। फ़ारसी जिसने सूफ़ी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया ना, तबक़ात नसरी लिखी है, वो वाला है फिलहाल, ठीक है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद तबक़ात अकबरी लिखी है इसने, ठीक है, तबक़ात अकबरी लिखी है इसने। इसके अलावा इसने जो किताब लिखी है इसने अकबर के प्रशासन को बताया है, इसने अकबर के प्रशासन को कुछ भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसने बताया देखो 1200 है ना, 1 मिनट, 200 तो कस्बे हैं और 120 क्या है, शहर है अकबर के टाइम पे। इसके अलावा इसने ये प्रत्येक गांव के बारे में भी लिखना चाहता था लेकिन नहीं लिख पाया, ठीक है। इसके अलावा देखो इसने शामिल किया है, ठीक है, कार्य पूरा नहीं कर सका, अलग से लिखना चाहता था। अब तुम पूछोगे कि कौन कौन सी इसने किताब लिखी है, तो यहाँ पे लिखा होगा, हाँ,
अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। दिल्ली ये शॉर्ट टेक्निक है। तो देखो तुम्हें कैसे याद रखना है। तो देखो डी से दिल्ली, एम से क्या हो गया, डी से हो गया दिल्ली, बंगाल, गुजरात, है ना, जोधपुर, सिंध, कश्मीर, ठीक है। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, ये रहा, दिल्ली, गुजरात, बंगाल, मालवा, जोधपुर, है ना, जौनपुर, सिंध, कश्मीर, मुल्तान। तो भाई देखो मैं इतना सारा पढ़ा भी आई। मुग़ल बेटा जो ये चैप्टर था वो मैं रिकॉर्डिंग क्लास है, ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर अभी मैं तुम्हें बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने पूरी बुक कंप्लीट करा दी है। सीरियसली मैंने पूरी बुक कंप्लीट करा दी, बुक नहीं सॉरी ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। और फिर मुझे पता चला, फिर मुझे पता भी नहीं चला, और मुझे एडिटिंग वालों ने कहा कि भाई वीडियो स्टॉप है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो दोबारा से अब मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। वीडियो में तो पहली बार ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें शायद इतना तो कंप्लीट हो ही गया था हमारा कि जो अकबर है, अकबर ने कौन सी किताब लिखी है, अकबर जो है, ठीक है। तो जो अकबर है, हम कहाँ तक पहुँचे थे, मैंने बताया था अकबर ने कौन से, अकबर के बताओ किसने, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, है ना, ख्वाजा निजामुद्दीन तबक़ात अकबरी लिखी है। और मैंने बताया था कि कितने भागों में बटी हुई है इसकी किताब। इसके बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर आता है। जहांगीर ने मोतबंद खान ने लिखी थी, इकबाल-ए-नामा किताब लिखी गई थी। और ये जो किताब है 3 भागों में बटी हुई है। तैमूर वंश अकबर और जहांगीर के बारे में बताती है। जहांगीर के बारे में जो जानकारी मिलती है इस किताब से वो कहीं पे भी हमें नहीं मिलती है। इसके अलावा ये हमें कश्मीर के बारे में बताती है, भारत के भूगोल के बारे में बताती है, और भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एशिया के लिए। फिर शाहजहाँ वाला देखो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तुम मत याद रखना, ठीक है। औरंगज़ेब वाला इम्पोर्टेंट है। औरंगज़ेब के टाइम पे जो किताब लिखी गई है वो आलमगीरनामा, ठीक है, आलमगीरनामा लिखी गई है औरंगज़ेब के टाइम पे किताब। और ये बताता है कि जो कामरूप है, ठीक है, कामरूप असम पे मीर जुबला का हुकूमत। अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कामरूप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से असम एक राज्य है, पता है, असम पे कामरूप है, ठीक है, अहोम है, कुछ ऐसे कौन होते हैं, कामरूप, अहोम, कुछ कौन है, ये एक जातियाँ हैं जो किस पे कब्ज़ा करती हैं, असम पे शासन कर रही होती है। और मीर जुबला एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, असम पे अटैक करता है और असम को जीत लेता है। तो असम पे अटैक करता है, तो जब ये असम पे हमला करता है तो जब इसने असम पे हमला किया तब तक ही हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद इस औरंगज़ेब ने सब कुछ जो इतिहास लिखना है वो लिखवाना बंद कर दिया था, तो हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब भाई देखो, अब तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली औरंगज़ेब के बारे में, तो ऐसे कोई नहीं होता कि मतलब एक ही किताब है ये शासक के बारे में है तो शासक के बारे में बताएगी, लेकिन बहुत सारी और भी तो किताबें होती है जो अलग अलग लोग लिखते हैं शासक के बारे में, वो भी हमें बहुत सारी जानकारी देती है। ऐसे ही खुलासत और भीमसेन, भाई देखो कहाँ लिखा है खुलासत, खुलासत तो ये लिखा हुआ है, और एक और होगा भीमसेन, ये लिखा भीमसेन। खुलासत और भीमसेन बताती है, ये जो खुलासत है ये हमें हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है कि किस तरीके से ये जो हमारा पूरा भारत है, ठीक है, अखंड भारत तो नहीं है ये हमारा, तो ये अखंड भारत तो नहीं है लेकिन भारत है। तो तुम्हें याद रखना है जो खुलासत है ये हमें हिंदुस्तान के बारे में जानकारी देती है, भीमसेन भी हिंदुस्तान के बारे में जानकारी देती है। तो जो खुलासत किताब है ये भूगोल बताती है कि किस तरीके से पूरा हमारे भारत का भूगोल था, कौन से शहर थे, कौन से गांव थे, कौन सी फसल उगती थी, किस तरीके से नदियां बह रही थी, पूरा ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बताएगी कौन, खुलासत किताब। भीमसेन जो है वो बेसिकली हमें जो चीज़ बताती है, भीमसेन वो हमें दक्षिण भारत के बारे में बताती है कि किस तरीके से जो ज़मीन थी, ठीक है, ज़मीन थी उसकी कमी हो जाती है और कुलीनों की संख्या बढ़ जाती है। अब भाई कुछ जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें थोड़ा सा डाउट होगा कि ज़मीन कैसे कम हो गई। मान लो कि ज़मीन हमेशा सीमित रहेगी, इतनी सी ज़मीन है, इस ज़मीन पे मैंने 2 व्यक्ति और नियुक्त कर दिए हैं कि तुम इस ज़मीन से क्या लो, टैक्स लो।
और अगर मैं इधर 2 की जगह 50 लोग ले लूँ तो टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाएगा। तो इस तरीके से जब कुलीनों की संख्या बढ़ गई थी और ज़मीन जो है उसकी संख्या कम हो गई थी, उसकी वजह से जो दक्षिण भारत है इसका पूरा प्रशासन जो था वो चमरा गया था और पूरा ख़राब हो गया था इस चीज़ की वजह से, ठीक है। तो वो चीज़ बताई गई है। इसके अलावा किस तरीके से पहले दक्षिण में कौन थे, मराठा थे, ठीक है, मराठा थे। तो किस तरीके से मुग़लों ने मराठा को हटाया और किस तरीके से अपना उत्तर वाला जो प्रशासन था वो दक्षिण भारत में लागू करा, जिसकी वजह से इनका पूरा प्रशासन ख़राब हो गया। और औरंगज़ेब कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने दक्षिण भारत में मराठाओं की तरफ कूच करी और मराठाओं से जो लड़ाई लड़ी ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये चीज़ हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारा अबुल फ़ज़ल आता है। अबुल फ़ज़ल को तो सबको पता होगा कि अबुल फ़ज़ल जो है ये अकबर के बारे में लिखते हैं। इसकी 2 किताब है, अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबरनामा का ही जैसे मान लो इसने पहले एक किताब लिखी जिसका नाम था अकबरनामा इसने किताब लिखी, उसी के कई सारे भाग निकाल दिए। जैसे एक नाटक होता है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि एक कोई नाटक है तो एक नाटक है, फिर एक नाटक आया, फिर उसका आया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, है ना। तो ये जो चीज़ें होती है ऐसी ही अकबरनामा इसने किताब लिखाई, उसके कई सारे भाग हैं, उन्हीं में से एक है आईन अकबरी जो बहुत फेमस है। ये हमें पूरा प्रशासन बताता है अकबर का कि किस तरीके से साम्राज्य वगैरह हुआ करता था, ठीक है। इसे इसने 3 भागों में बांटा है। इसके अलावा जो अकबर ने इकबालनामा बनाया था उससे 1 साल पहले आया था। अकबर का सबसे अच्छा मित्र था। अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है जो हमें कहीं से पता नहीं चलती है। इसके अलावा अकबर आईन, अब देखो इसे 5 भागों में बांटा हुआ है। कहीं लिखा भी होगा यहाँ पे इसने ये किताब पूरी नहीं लिखी थी, इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसकी मृत्यु नहीं, इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं बताया भी हुआ होगा कि अकबर की जो किताब है बिल्कुल बताया हुआ है, ये 5 भागों में बांटा है। अब देखो भाई, मैं इधर अखंड भारत तो मैं नहीं बना पाती, तो मैं अपना भारत बनाऊँगी, ठीक है। और अभी तो अखंड भारत भी सही से नहीं, भारत ही सही से नहीं बना मुझसे, तो चलो जैसा बना कोई नहीं। तो देखो अगर हम देखते हैं ये हमारा भारत है, तो सबसे पहले ये क्या बताती है, पहले भाग में बताता है पूरा साम्राज्य कैसा है, कि ऐसा साम्राज्य कैसा है। दूसरे भाग में हमारे अब साम्राज्य है तो यहाँ पे बॉर्डर पे सेना होगी, तो सेना के बारे में बताता है। तीसरा बताता है यहाँ पे संस्थाएं होंगी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी क्या होंगी, संस्थाएं, प्रशासन, राजस्व, वो चीज़ें बताता है। चौथी पे ये हिंदू धर्म, प्रथा, धर्म, रीति रिवाज के बारे में बताता है। और 5वें भाग में अकबर के बारे में बताता है, अकबर की लड़ाई के बारे में बताता है। तो समझ आ गया। देखो सबसे पहले आईन अकबरी की 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले साम्राज्य के बारे में बता देता है, फिर बॉर्डर पे सेना होगी तो सेना, पहले पूरा साम्राज्य बता देता है ऐसा है, फिर बताता है कि सेना ऐसी है, फिर काम, पद, राजस्व के बारे में बताता है। और चौथे भाग में हिंदू के बारे में, ठीक है, धर्म, चिकित्सा, विज्ञान, रीति रिवाज बताता है। और आखिर में ये हमें अकबरनामा में जो लड़ाई वगैरह होती है उनके बारे में बताता है। वैसे ये जो भाषा यूज़ करता है ये फ़ारसी, ठीक है, वैसे ये फ़ारसी भाषा, क्योंकि पहले अरबी भाषा तो पहले चलती थी, ये फ़ारसी भाषा यूज़ करता है, लेकिन कभी कभी ये अरबी भाषा का प्रयोग भी करता है। ये कहता है कि भाई जो राजा है वो बहुत ज़रूरी है पृथ्वी पे, और राजा जो होता है, मान लो जो राजा है, मेरा ये जो राजा है वो ईश्वर की छवि है, ठीक है, ईश्वर की छवि है, और राजा ही सब कुछ होता है। राजा एक ऐसा राजा होना चाहिए कि जो लोगों का कल्याण करे, जो अच्छी नीतियों को अपनाए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें बताता है, हमें बहुत अच्छी जानकारी देता है। देखो राजा न्याय वाला होना चाहिए, ठीक है, तो ये बताता है। इसके अलावा अकबर की बहुत तारीफ़ करता है, ये अकबर की बहुत तारीफ़ करता है ये हमें। इसके अलावा बस अकबर 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 अकबर, इसे हम ज़्यादा सच नहीं मान सकते। अब भाई देखो, इसे हम ज़्यादा सत्य नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये अकबर की इतनी तारीफ़ करता है कि अकबर के बारे में इसने इतना अच्छा लिख दिया ना, इतना अच्छा राजा बताने की कोशिश करी कि उसकी सारी कमियों को ये भूल गया। जितनी भी अकबर की कमियां थी, मान लो जैसे अकबर ने, जब अकबर का 24वें साम्राज्य था, इसने सारी ज़मीन को दोबारा से बांटना शुरू करा। इसने सारी ज़मीन को, अपने पूरे साम्राज्य की भूमि को खलीसा भूमि में बदलने की कोशिश करी, ठीक है। इसके अलावा बताया जितनी भी उसकी कमियां थी, है ना,
कुछ भी नहीं बताया इसने, और वो हमें और दूसरे ग्रंथ जैसे जो औरंगज़ेब है उसने और ठीक है अपना ग्रंथ लिखवाना बंद कर दिया था, लेकिन हमें तब भी पता चल जाता है हिंदू खुलासत और भीमसेन थे। तो ऐसे हमें और किताबों से इसके बारे में पता चलता है। तो अब हम बात करते हैं ईशा के बारे में। तो ईशा का जो मतलब था उसका मतलब होता है सृजन करना। सृजन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो ईशा का मतलब क्या है? सृजन करना। इधर हम बात कर रहे हैं पत्र लेखन के बारे में। देखो जितने भी पत्र लेखन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर किसी भी टाइम पीरियड के अगर हमें पत्र मिल जाए, मान लो हमें पत्र मिल जाए, तो हम बता सकते हैं कि उस तरीके का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, इसके अलावा वहाँ पे किस तरीके का व्यापार चलता था। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है सिर्फ एक पत्र से। तो जो प्राचीन टाइम पे जो हमें पत्र थे हम उन्हें कहते हैं ईशा, ठीक है। ये दो भाग में होते थे, एक तो होता था औपचारिक और दूसरा होता था अनौपचारिक। औपचारिक पत्र पता है कैसे होते हैं, जो हम किसी को लिखते हैं जैसे राजा को लिख के भेजें, और अनौपचारिक होते हैं कि हम अपने किसी रिश्तेदार को लिख कर भेज रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम कहाँ पे थे, हम थे ईशा पे। देखो मैंने तुम्हें बताया कि ईशा का मतलब होता है, क्या होता है? पत्र होता है, लेखन होता है, ठीक है। किस तरीके से हमारे पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात लिखना है कि दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ ईशा संग्रहता थे, ठीक है। देखो भाई पहले मैं ना एक ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ पे लिखा है, जिससे पढ़ाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो देखो ये लिखा दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ ईशा संग्रहता, ठीक है। तो दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ ईशा संघ, तो दक्षिण जो भारत है इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ईशा संग्रहता हुआ था, जिसमें महमूद गांव की रियाजुल ईशा था, ठीक है। ईशा ताहिर हुसैन था कि ईशा ताहिर है, ईशा ताहिर। तो देखो दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ ईशा संग्रहता था जिसे हम कहते हैं रियाजुल ईशा, ईशा ताहिर हुसैन। तो शाह ताहिर हुसैन बोलते हैं, ईशा ताहिर बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक विभाग भी होता था, जिसमें एक लेखक होता था, एक दीवान होता था, एक लेखक होता था, एक मुंशी होता था, जिसे दीवान ईशा हम कहते थे, ठीक है, जिसे दीवान ईशा कहते थे, ठीक है। तो देखो काफ़ी हद तक दीवाने में लिखे गए थे। देखो इसमें अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि दीवान ईशा कराली में कोई पद नहीं था, उनके अभी में पत्र मिले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे जो अमीर खुसरो है उसके सबसे ज़्यादा हमें ईशा पत्र मिलते हैं। इसके अलावा ईशा महरू होते हैं, उसकी बहुत जो ईशा महरू है उसकी बहुत कौन सी भाषा है? सरल भाषा है पत्र लिखने की। कुछ है जो बहुत, जैसे जो अमीर खुसरो है उनके बहुत मुश्किल भाषा वाले पत्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पत्र हैं जिनकी बहुत इजी भाषा में मिल जाती है, और ठीक है। और जो पत्र हैं इनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो राजा दान करते थे भूमि, वो अपना वर्चस्व के लिए या फिर अपनी मर्ज़ी के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए नहीं, पुण्य कमाने के लिए करते थे कि हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी, हम स्वर्ग में जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक परंपराएं पता चलती हैं, है ना, ज़मीन संबंधी बातें पता चलती हैं, समाज कैसा था उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और दोनों तरीके की भाषा तुम्हें मिलेगी, अच्छी भी, और तो दोनों तरह की तुम्हें बातें मिलती है, सरल और मुश्किल, ठीक है, सरल और कठिन। अब देखो सूफ़ी लेख के बारे में 3 ही याद रखना है, मलफूजात, मकतूबात और सूफ़ी। मलफूजात होता था जब दो लोग आपस में संवाद करते थे। देखो मलफूजात सूफ़ियों के माध्यम संवाद है कि जो दो लोग संवाद कर रहे हैं उसे हम मलफूजात कहते थे, धार्मिक चीज़ों पे। मकतूबात होता था जो गुरु शिष्य आपस में बात कर रहे हैं हम लोगों की स्थितियों के बारे में, ठीक है। और फिर हमारा आता है मलफूजात के बाद आता है मकतूबात, ठीक है। मकतूबात गुरु शिष्य जो बात कर रहे हैं, और सूफ़ी होते हैं जो हम उनकी चरम बताते हैं कि वो किस तरीके से चमत्कारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। मैंने बस 30 मिनट के अंदर 33 मिनट की वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है, देखो ये वाला क्वेश्चन आता है
तो मलफू जात क्या है तुम लिख सकते हो इसके बारे में। और ये जो पूरा चैप्टर पढ़ा वो समझ आ गया होगा, और चैप्टर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 पे चलते हैं हम। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर कौन सा है, 2। चैप्टर 2 का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार और सुदृढ़ीकरण। देखो बेटा, अगर मैं बताऊं साफ सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, इसमें चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे वो एक तो आएगा मंगोल समस्या का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो दक्कन और दक्षिण भारत बन जाता है, ठीक है बेटा। अभी दोबारा भी यही चीज़ हुई है मेरे साथ, ठीक है। मैंने पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया था, पूरा चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट करा दिया था। और जब मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने गई तब मुझे पता चला कि माइक तो बंद था और मैं ऐसी बोल रही थी, ठीक है। तो भाई देखो, माइक बंद होता है, इसकी बहुत सारी समस्याएं भी हो जाती है अगर माइक बंद है तो, है ना। समस्या ये हो जाती हैं कि लगता है कि भाई फिर हम जब पहले पढ़ाते हैं तब एक एनर्जी होती है कि चलो अभी हम नया टॉपिक ले रहे हैं, नई चीज़ पढ़ा रही हो, फिर दोबारा से जब उस टॉपिक को कंप्लीट कराना पड़ता है तो लगता है कि भाई माइक चालू है, आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो थोड़ी समस्या रहती है। ऑफ टाइम है ना, लाइव क्लास होती है तो उसमें इतनी दिक्कत ये वाली नहीं होती है। तो उसमें बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक नहीं चल रहा है। और अगर वो ऐसे पढ़ाओ बिना लाइव क्लास के तो फिर ये वाली समस्या तो बनती है सब टीचर्स के साथ। तो भाई इसी कारण ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी बच्चे, क्योंकि मैंने दो बार ऐसा हो चुका है अभी तक, और अभी तो ये वीडियो पूरी चलेगी, है ना। मैंने बताया था अभी तक ये जो चैप्टर नंबर 2 है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसमें हमारे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है और 2 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक तो मंगोल वाला आता है और ये दक्षिण वाला आता है। चलो फटाफट हम पढ़ते हैं मंगोल के बारे में। तो बेटा सभी बच्चों ने इंडिया का मैप देखा होगा, है ना, इंडिया का मैप देखा होगा। तो ये है हमारा भारत। तो हमने इंडिया का मैप देखा है तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो जगह है इधर है पाकिस्तान, है ना, और इधर एक मंगोलियों का देश भी पड़ता है। और पहले था तो जो पहले जगह थी वो थी हमारा पूरा कैसा। तो अगर हम मंगोल के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मंगोल है वो भारत के कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिम वाला जो पार्ट था, इधर भारत के उत्तर पश्चिम में रहते थे हमारे मंगोल जो रहते थे इधर, जो थी राजधानी वो काबुल और गजनी थी, ठीक है, काबुल गजनी थी। और मंगोल धीरे धीरे भारत में, मान लो ये हमारा पूरा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये वाला भारत है। तो ये मंगोल धीरे धीरे अटैक कर रहे थे, और अटैक करते करते जो सिंधु नदी थी उन्होंने वो उस नदी को एक प्राकृतिक सीमा बना दिया था, और सिंधु नदी के पास ये जो मंगोल है वो चुप पहुँच गए थे और भारत पे अटैक करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, लड़ाई शुरू हुई थी जब, ठीक है। तो देखो मैं ज़रा एक बार ये वाला भी रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है। प्राकृतिक सीधा हमारी कौन थी, पहले थी कंधार रेखा, लेकिन धीरे धीरे एक अटैक करते करते कहाँ पे हमारा जो रूट है, ये है हमारा सिल्क रूट सबको पता है, जो चीन से होता हुआ एशिया गुजरात तक जाए, ठीक है, ईरान इराक से गुजरात तक जाता है। तो सिंधु नदी हो गई थी, प्राकृतिक संघ की सीमा बन गई थी। तो अभी तक ऐसा हुआ था कि जो अभी तक तो ऐसा ही था कि जो इल्तुतमिश है वो अटैक नहीं करा भारत पे। तो बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इल्तुतमिश है इसने तो सबसे पहले जो इल्तुतमिश होता है जो मंगोल के साथ नीति अपनाता है, पार्थकर्ता की नीति, तुष्टिकरण की नीति, और तीसरी हमारी नीति होती है विरोध की नीति, ठीक है। अब लड़ाई शुरू नहीं होती, ऐसी लड़ाई शुरू नहीं होती। सबसे पहले जो मंगोल होते हैं, मंगोलिया भी कहते हैं इन्हें, मंगोलियों का एक होता है चंगेज खान, बहुत फेमस है, सबने सुना है। अब ये स्टोरी है, एक स्टोरी के रूप में समझना सभी बच्चे, ठीक है। तो इसे सभी स्टोरी के रूप में समझेंगे और ऐसे लिख के आएंगे। तो सबसे पहले बात ऐसी होती है कि सबसे पहले जो मंगोल होते हैं, मंगोलियों का एक होता है राजा
ख्वारिज़म का राजा होता है जिसका नाम होता है जिलाउद्दीन मकबरनी। ये क्या होता है, ये आ जाता है भारत में, आ जाता है भारत के सिंध वाली जगह पे आ जाता है। और सिंध वाली जगह में ये एक जगह होती है सिंध में जिसका नाम होता है खादर, है ना, जिसका नाम होता है, तो जिसका नाम होता है खादर। खादर में आ जाता है कौन, इल्तुतमिश नहीं आता, कौन आता है, जिलाउद्दीन मकबरनी आ जाता है। और उसका पीछा करता हुआ आ जाता है चंगेज़ खान। तभी से भारत और मंगोलों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जब चंगेज़ का आदमी आया है भारत पे, ठीक है, चंगेज़ कह रही हूँ, मंगोलों का आदमी आ जाता है ख्वारिज़म में, तो इल्तुतमिश को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। इल्तुतमिश कहता है कि मेरा प्रशासन बहुत कमज़ोर है, इन्होंने पूरी मतलब एशिया में इन्होंने, जो मंगोल है, उन्होंने हफ्ता तफरी मचा रखी है, ये साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं और मेरा तो प्रशासन इतना कमज़ोर है, अगर इन्होंने अटैक किया तो मेरा पूरा प्रशासन तख्ता पलट कर देंगे। इसके अलावा जो जिलाउद्दीन मकबरनी है उसे इस बात से भी डर था कि जो जिलाउद्दीन मकबरनी है वो कहीं आके जो खोखर हैं, ठीक है, जो खोखर एक जाति रहती है, खोखर इनके साथ गठबंधन ना कर ले। लेकिन बाद में इसकी जो खोखर है इनके साथ तो इसने वैवाहिक संबंध बना दिया था, लेकिन जो कुबाचा है उनके साथ इसकी लड़ाई शुरू हो गई थी। अब जब आ गए थे तो शुरुआत में अकबर जो इल्तुतमिश था उसने मंगोलों के साथ नीति अपनाई थी पार्थकर्ता की नीति। पार्थकर्ता का मतलब था, हम इसे ऐसे मानते हैं कि जब तक जो इल्तुतमिश जिंदा रहे, इल्तुतमिश, और जब तक चंगेज़ खान जिंदा रहे, तब तक इल्तुतमिश ने कोई भी मंगोल पे अटैक नहीं किया, मंगोलों का कोई अटैक नहीं हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई संधि हुई होगी या फिर कोई बात हुई होगी इल्तुतमिश और मंगोलों के चंगेज़ खान के बीच में, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन ये पता चलता है कि कभी जब तक चंगेज़ खान जिंदा था इल्तुतमिश ने कभी अटैक नहीं करा। तो ये नीति थी हमारी पार्थकर्ता की नीति। तो हमें पता चलता है कि जिसको इल्तुतमिश से सबसे ज़्यादा डर था, किससे डर था, चंगेज़ खान से बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि चंगेज़ खान के साथ तो संधि हो गई ना उसकी। इसे डर था ख्वारिज़म का राजा जिलाउद्दीन मकबरनी से। तो वो मकबरनी अपना एक दूत भेजता है जो कहता है इल्तुतमिश को कि तुम मुझे अपने दरबार में रख लो, लेकिन इल्तुतमिश कहता है कि नहीं, यहाँ की जलवायु तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क्या कि उसकी हत्या भी कर देता है। और ये जो नीति है वो पार्थकर्ता की नीति से तुष्टिकरण की नीति बन जाती है। तुष्टिकरण की नीति तब बनती है, देखो, जो भारत है, पहले भारत मालवा, है ना, लाहौर, ऐसी जगहों पे अटैक करके अपना साम्राज्य बढ़ा लेता है। पहले क्या होता है बेटा, पहले मान लो ये पूरा जगह है, तो इस पूरी जगह में सबसे पहले क्या होता है, ये पूरी जगह है, इस पूरी जगह में इधर है मंगोल, इधर है भारत, बीच में अलग राज्य है। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो इल्तुतमिश के लोग हैं ये इन जगहों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। अब दोनों की सीमा जो है वो एक है, तो अब लड़ाई के खतरे ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इधर आ जाता है अब कौन, बलबन। तो इधर हमारे यहाँ इल्तुतमिश की जगह बलबन आता है। और क्या होता है, तुष्टिकरण की नीति होती है। सबसे पहले लाहौर पे अटैक करता है तेर बहादुर, और पूरा लाहौर क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जब ये अटैक करते हैं तब हमारी भी नीति पार्थकर्ता से तुष्टिकरण की नीति बदल जाती है, और देखते ही देखते तुष्टिकरण की नीति बदल जाती है विरोध की नीति के रूप में। और विरोध की नीति बदलती है किसके टाइम पे, विरोध की नीति बदलती है बलबन के टाइम पे। तो बेटा बलबन की कहानी शुरू होती है अभी इसके अंदर ही, ठीक है, स्टोरी के अंदर ही बलबन की कहानी शुरू होती है। तो जो हमारा बलबन होता है ये एक राजा होता है। तो बलबन क्या करता है, जब बलबन के टाइम पे अटैक होता है दोबारा से, तो बलबन क्या करता है, अपनी सेना को आधुनिकरण करता है, किले बनाता है, किले ठीक कराता है, अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ाता है, और कभी भी अंग्रेज़ों को, मतलब मंगोलों को, एक तरीके से ये रोक के रख लेता है कि वो आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। कुछ शासक ऐसे होते हैं जो इसे कहते हैं कि भाई तू क्या कर, गुजरात मालवा पे कब्ज़ा कर ले, लेकिन ये कहता है कि भाई इस्लाम की भूमि पे दूसरे व्यक्ति, दूसरे धर्म के लोग आके कब्ज़ा कर रहे हैं, और अगर अपना ही साम्राज्य सुरक्षित ना हो, अगर मान लो ये इस तरीके से बोलता है कि तुम कह रहे हो कि मैं मालवा या गुजरात या फिर जगहों पे कब्ज़ा कर लूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरी भूमि है, मेरी भूमि पे वैसे मंगोल हर साल अटैक कर रहे हैं, और अगर मैं दूसरी जगह पे अटैक करूँगा दूसरी जगह को जीतने के लिए,
तो क्या होगा, तो जो मंगोल हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। मेरी सेना दूसरी जगह पे होगी लड़ने के लिए, वो मेरी जगहों पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार ही करना है, बल्कि मुझे जो भी मेरा साम्राज्य, जितना भी मेरा साम्राज्य है, मुझे उधर ही अपने प्रशासन को मजबूत करना है, ठीक है। लेकिन बेटा ये वाली बात याद रखना, लेकिन ये जो कुछ वो होता है ना, कौन सी जगह थी, ग्वालियर, उधर ही कब्ज़ा करता है और जीत भी लेता है, ठीक है। इसके अलावा हर साल अटैक होते हैं, और ये बंगाल में मतलब मालवा की, ये अपने देश की रक्षा करता हुआ मर जाता है, बलबल और बलबल का लड़का भी। इसके अलावा फिर इधर आ जाता है, कौन आया था इधर, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी होता है, अभी तक जो मंगोल हैं वो कभी भी दिल्ली पे अटैक नहीं करते। अब मंगोलों का साम्राज्य बढ़ता है और ये दिल्ली पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इनका साम्राज्य बढ़ता है और ये लगातार दिल्ली पे अटैक करते रहते हैं, और दिल्ली पे अटैक कर भी लेते हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी होता है, पहली बार अटैक करते हैं, दूसरी बार वो खुद चित्तौड़ के युद्ध पे था, ठीक है। ये चित्तौड़ के युद्ध पे था अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें बहुत ज़्यादा हानि हो कर देते हैं। बस इनकी हिम्मत नहीं थी कि अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार को लूट ले, लेकिन ये करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अब निपटने के सोच लेता है। ये किलेबंदी तो हुई थी, आधुनिकरण करता है, सेना भर्ती करता है, लड़ाई लड़ता है और मंगोलों को हरा देता है। और मंगोलों की हार का कारण एक ये भी था, इनका एक शासक होता है दवा खान, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो भी माना जाता है और उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो जाती है। आखिरी अटैक मोहम्मद तुगलक के टाइम पे होता है दिल्ली पे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद ये दक्षिण की तरफ अपनी सेना भेजता है अलाउद्दीन खिलजी। बेटा ये वीडियो बस इतनी थी, पार्ट 1 है, पार्ट 2 देख लेना। अब बेटा मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो अब मैं थोड़ी टाइम बाद मैं दोबारा पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगी, वो पक्का पूरी बुक होगी, ठीक है। धन्यवाद।